हमने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स चुने और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा कदम है, मगर ये एक जरूरी कदम है। पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 अपर कास्ट के लोग थे। अब हमारी नई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 ईबीसी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के हैं। और अगर आप हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स को देखें तो यह बात और भी गहराई से हुई है। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव की। बिहार में आने वाला विधानसभा चुनाव मात्र 6 महीने की दूरी पर है और चर्चाएं, बातें और राजनीतिक सरगर्मियां हम बात करें दिल्ली से लेकर बिहार तक देखने को मिल रही हैं। हर कोई अपने मोहरों को सजाने लगा है, हर कोई अपनी राजनीतिक कहानी और बयानबाजी को बनाने लगा है। तो हम बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो बिहार की राजनीति में जो 90s के डिकेड से अब तक जिन्होंने अपनी चुनावी कहानियों को फॉलो किया है, चुनाव को समझा है, उन्होंने देखा है कि 90s में बिहार में क्या चलता था। 90 के दशक में बिहार में चलता था लाठी चलावन, तेल पियावन रैली। इस तरह की रैलियां करके हम बात करें, आरजेडी के महामहिम लालू प्रसाद यादव अपने वोट बैंक को अपनी ओर खींचते थे और कहीं न कहीं वो अपनी एक जाति समीकरण को साधने की कोशिश करते थे। तो लालू यादव का एमवाई समीकरण हर कोई जानता है कि लालू यादव और एमवाई समीकरण बिहार की राजनीति में हम बात करें राजद के लिए तुरुप का इक्का है। 2005 के बाद बिहार में एक दौर आता है जब लालू का सूरज ढल जाता है और फिर उदय होता है समाजवाद का एक नया चेहरा। हम बात करें नीतीश कुमार भाजपा, यानी कि एनडीए गठबंधन। आज के दौर में बात करें तो आज के दौर में भी बिहार में विराजमान है एनडीए गठबंधन, भाजपा और जदयू। भाजपा और जदयू, जहां एक तरफ बात करें किसी जमाने में बिहार में भाजपा छोटी पार्टी हुआ करती थी और जदयू बड़ी पार्टी हुआ करती थी, समीकरण बदला है, लेकिन नीतीश कुमार का जो रोला है वो आज भी बिहार में कायम है। खैर अलग बात है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने, मेरा अहम मुद्दा है, चर्चा का विषय वस्तु है बिहार का चुनावी मुद्दा तो है ही, उसमें है चर्चा हम करेंगे दुनिया के सबसे बड़े युवा, जो माँ की कसम खा के कहो जीतेगा तो मेरा लौंडा ही जीतेगा। हम बात करेंगे आज राहुल गांधी की। राहुल गांधी को लग गया है कि चुनाव में प्रचार प्रसार तो करना ही होगा। अब उन्हें लग गया है कि अपनी मृत कांग्रेस को बिहार में संजीवनी कैसे दिलानी है, खासकर विधानसभा स्तर पर। विधानसभा स्तर पर कांग्रेस की हालत एक उजड़े झोपड़े जैसी है, जिसमें बांस देकर छप्पर तो सजाया जाता है, लेकिन हल्की बारिश आती है तो छप्पर को चीरते हुए बारिश की बूंद झोपड़ी में चली ही जाती है। कुछ ऐसी ही हाल कांग्रेस की है। कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है, लेकिन कांग्रेस अगर अपनी जमीन तलाशेगी तो कांग्रेस का भी वोट बैंक वो है सेकुलर वोट बैंक और राजद का वोट बैंक है सेकुलर वोट बैंक। तो इन दो सेकुलर वोट बैंक है जो कांग्रेस भी कैरी करती है और राजद भी कैरी करती है। तो ये दोनों साथ चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने सोचा है क्यों ना अपनी राजनीतिक लड़ाई को अलग पहचान दिया जाए, क्यों ना अपनी कहानी को अलग सजाया जाए। तो कांग्रेस सोच रही है कि अपने को मजबूत किया जाए, लेकिन जिस बिहार में लाठी चलावन, तेल पियावन रैली करके लालू अपनी राजनीतिक जमीन तलाशे थे, जहां पर लालटेन जलाकर बिहार की अंधियारी को दूर नहीं कर पाए थे, और वहां दोनों राजद और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ते हैं, क्या यहाँ पर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी? लालू की लालटेन में तेल भरने को तैयार नहीं है राहुल गांधी, ऐसी बातें कही जा रही हैं। यूं कहें तो राहुल गांधी सोच रहे हैं कि भैया अपनी
चुनावी कहानी अपनी सजाया जाए, अपने चुनावी बातें अपनी रखी जाए, क्यों किसी के साथ गठबंधन किया जाए? और गठबंधन किया भी जाए तो अपने शर्तों पर किया जाए। यूपी जैसे राज्य हो गए जहां पर अखिलेश यादव कहते हैं कांग्रेस साथ कोई समझौता नहीं, कोई गठबंधन नहीं, कोई कहानी नहीं, हम अपने तरीके से काम करेंगे। तो कांग्रेस भी अपनी जमीन तलाश रही है, अपनी खोई प्रतिस्पर्धा जो है वो बिहार में तलाशने में जुटी हुई है। हम बात करें तो एनएसयूआई के लिए, जो कांग्रेस का छात्र संगठन है, उसके लिए पीके ने कुर्बानी दी। तो क्या कन्हैया के बहाने बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने वाली है कांग्रेस? कन्हैया कुमार भी खूब रैली कर रहे हैं। कल राहुल गांधी बिहार में गए थे, आधा घंटा 15 मिनट 13 मिनट का उन्होंने एक डांडी मार्च भी किया इस कड़ी दोपहरी में। तो पूरी कहानी क्या है उसको हम समझते हैं। तो भैया, बिहार के इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी गहमा गहमी अभी से शुरू हो चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो महाराष्ट्र, हरियाणा या कहें 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिलाकर जीत से उत्साहित है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल है लालू जी की, जो जातीय राजनीति का फसल काटकर सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी है। किस प्रकार एमवाई समीकरण को साधा जाए। मैदान में कांग्रेस भी है जो राज्य में एक नए चेहरे को स्थापित करने में जुटी हुई है। इनके अलावा हम बात करें लोक जनशक्ति पार्टी है, चिराग पासवान जो बेटे हैं दिवंगत रामविलास पासवान जी के। हिंदुस्तान आवामी मोर्चा है, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हम बात करें उनकी पार्टी है, जो एनडीए गठबंधन का अहम हिस्सा है। यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड पर भी भाजपा को इन दोनों दलों का समर्थन है। वामपंथी भी हैं, सीपीआईएमएल का बिहार में कुछ जिलों में अच्छा प्रभाव है, जो प्रभाव असर हमें गत लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला और पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अच्छी खासी सीटें जीती थी। एक पार्टी है बिहार में विकास इंसान पार्टी वीआईपी है, जो निषाद समाज के वोटों पर अपना दावा ठोकती है। वहीं अब राज्य की राजनीति में हम बात करें, एक नया खिलाड़ी आया है बिहार की राजनीति में, वो है जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज पार्टी के नाम से नए दल का भी बिहार की राजनीति में आगमन हुआ है, जो राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोर रही। यहाँ प्रशांत किशोर की ये पार्टी है, जो कभी चुनाव लड़ाने का काम करते थे, जो कभी चुनाव जितवाने का काम करते थे, अब वो खुद चुनाव लड़ने की कोशिशों में है, जो कभी लालू नीतीश दोनों के करीबी रहे हैं। बिहार में ताजा समीकरण क्या है? बिहार में ताजा समीकरण यह है कि कांग्रेस पार्टी के शक्ति प्रदर्शन ने हम बात करें राष्ट्रीय जनता दल को बेचैन कर दिया है। क्या लालू यादव कभी कांग्रेस के किसी चेहरे को उभरता हुआ देख पाएंगे? फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा? लालू क्या चाहते हैं? लालू चाहते हैं कि लालू का लाल ही बिहार का मुख्यमंत्री बने। लालू चाहते हैं उनका बेटा तेजस्वी ही बिहार की कमान संभाले। जब अपने बेटे को ही सत्तानशी करना चाहते हैं, अपने बेटे को ही ताज बनाना चाहते हैं, वो कांग्रेस को क्यों उभरने देंगे? वो कांग्रेस की जमीन को और पुख्ता क्यों होने देंगे? वो कांग्रेस को उतना तक ही सीमित रखेंगे कि जितना वो चुनाव जीतकर, जितनी सीटें जीतकर वो जो समीकरण है महागठबंधन है उसके साथ चलने का काम करे, वहां तक सीमित रखना चाहेंगे। क्यों कांग्रेस को बढ़ने देंगे? ये भी बात है। लेकिन कांग्रेस भी खेल रही है। कांग्रेस कन्हैया कुमार को पूरा प्रोजेक्ट कर रही है। वो कन्हैया कुमार वही हैं जिनको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में ताल ठोके थे, वहां हार मिली। फिर दिल्ली में भी ताल ठोका इस बार के जो विधानसभा चुनाव में, वहां पर भी हार नसीब हुई। और जिस वक्त दिल्ली के लोकसभा चुनाव में दिल्ली से चुनाव लड़े थे, माफ कीजिएगा, दिल्ली के लोकसभा चुनाव में दिल्ली से चुनाव लड़े थे कन्हैया कुमार, और कन्हैया कुमार को वहां पर भी हार का सामना करना पड़ा। अब राहुल गांधी को लगता है कन्हैया कुमार ही उनकी जीत के भवंडर साबित होंगे। कन्हैया कुमार को इस समय राहुल गांधी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। तो ये और कन्हैया कुमार उनके साथ हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल को लग रहा है कि ये उनके लिए खतरा है। मामला कुछ यूं है कि 7 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी ने बेगूसराय में कन्हैया कुमार के साथ एक पैदल यात्रा में हिस्सा लिया। इस पदयात्रा का नाम था नौकरी दो पलायन रोको रखा गया है। बेगूसराय में सुभाष चौक से लेकर हर हर महादेव चौक तक राहुल गांधी के साथ उतनी भीड़ तो नहीं उमड़ी, लेकिन वो एक नया संदेश जरूर दे गए। जगह जगह फूल बरसाया गया, उनका स्वागत किया गया। सोशल मीडिया में पार्टी के बिहार के संघर्ष की आवाज की उम्मीद इसी यात्रा को बताया।
राजद और लालू के परिवार ने इस यात्रा से दूरी बनाए रखी। बेगूसराय से लौटकर राहुल गांधी ने राजधानी पटना में 2 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। वही पुरानी कहानी राहुल गांधी को देखने को मिलती है। एक लाल किताब लेकर आते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं। जब संवैधानिक स्तर की कहानियों की बात होती है तो वो संविधान का सहारा लेकर वहां से भागते खड़े नजर आते हैं। वहीं हम बात करें पार्टी के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में भी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से राहुल बाबा ने बातचीत की। कांग्रेस के भीतर बिहार के बड़े दिनों के बाद कांग्रेस में एक जान देखने को मिली है, कांग्रेस संजीवनी देखने को मिली है। नेताओं के बीच में कहीं ना कहीं एक गहमा गहमी भी अब देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव 2025 के समय से ही राहुल गांधी संविधान बचाओ का नारा दे रहे हैं। वो लगातार ओबीसी, एससी और एसटी की बातें करते हैं। ऐसे में क्या एक बार फिर बिहार चुनाव में ये पैंतरे रंग दिखाएंगे? क्या एक बार फिर चुनाव में राजनीतिक रंग राहुल गांधी आजमाते दिखेंगे? वो तो ये चुनाव के आने वाले दिन इसकी गवाही दे देंगे। ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन महागठबंधन को जरूर इसका रंग असर दिखने लग गया है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। क्या उनके लिए ये बैकफायर कर जाएगा? चलो बात आगे देखते हैं। देश भर में इंडी गठबंधन तो फूस हो गया, लेकिन बिहार में अब तक राजद, कांग्रेस, वाम दलों का गठबंधन चला आ रहा है। लालू यादव कभी कांग्रेस नेता को बिहार में शक्तिशाली होते हुए भी नहीं देखना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में पहले पप्पू यादव ने कांग्रेस में शामिल होने से पहले लालू यादव तेजस्वी के साथ बैठकें की थी, लेकिन पूर्णिया लोकसभा में तेजस्वी यादव जमकर पप्पू यादव पर ही हमलावर रहे। पप्पू यादव निर्दलीय लड़कर जीते हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। अब कन्हैया कुमार के रूप में एक नया और चर्चित चेहरा उभर रहा है। कन्हैया कुमार वही हैं जो फरवरी 2016 में जेएनयू में लगे भड़काऊ नारे सोशल मीडिया में चर्चित चेहरा रहे। कांग्रेस में आने के बाद से उन्हें पार्टी की बड़ी बैठकों में हिस्सा बनते हुए देखा गया। वो बिहार के बेगूसराय से आते हैं, मीडिया और के सामने बोलने में बेबाक है। असम पहली बार सीएम बनने के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। 2 बार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शायद ही उन्हें भाव दें, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। अब आते हैं पीके प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर वही है जो आईपैक नाम की उनकी कंपनी है, जो कभी चुनाव लड़ाते थे, चुनाव में जिताते थे, अब खुद चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन में जा सकती है कांग्रेस। ऐसे में अगर मोलभाव के मंच पर तेजस्वी यादव कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे हैं तो फिर पार्टी के पास क्या विकल्प होगा? कांग्रेस के पास एक ही विकल्प है, हो सकता है कि वो पीके के साथ गठबंधन से जुड़े। कांग्रेस पार्टी के पास हर इलाके कैडर है। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद लंबे समय तक सत्ता में रही। वही पीके के पास सोशल मीडिया हाइप और की रणनीति है। प्रशांत किशोर ने पटना में मुस्लिमों का सम्मेलन किया था। वो बिल का विरोध कर चुके हैं, मतलब तुष्टिकरण का जाल बुन चुके हैं। ईद इफ्तारी में भी वो खूब दिखाई दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस को उनके साथ गठबंधन करने से कोई ऐतराज ना हो। सेकुलरिज्म है और राजनीति में सेकुलरिज्म बड़ी चीज है। 2024 में 4 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर जसपा को प्रत्याशी बदलने पड़े थे। जसपा वही है जन स्वराज पार्टी पीके की। फिर भी पार्टी 10% से अधिक वोट पाने में कामयाब रही थी। हाँ, उसके बाद विधान परिषद के उपचुनाव में जरूर जन स्वराज पार्टी राजद जदयू से आगे रही थी। हाल ही में पटना यूनिवर्सिटी में भी छात्र संघ के चुनाव हुए थे। इसमें अध्यक्ष पद पर एबीवीपी जीती है। संयुक्त सचिव पद पर जसपा की प्रत्याशी मात्र 182 वोटों से पीछे रह गई। राजद की करारी हार हुई है। वहीं युवाओं में प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर उत्साह दिखा है। अध्यक्ष पद पर प्रशांत किशोर ने एनएसयूआई को समर्थन दिया था, तो एनएसयूआई को समर्थन देने का मतलब है कहीं न कहीं कांग्रेस के प्रति उनके दिल में जगत तो बनती दिख रही है। हाल के दिनों में कांग्रेस द्वारा दिए कुछ फैसलों को भी देखे तो ऐसा लगता है जैसे पार्टी बिहार में अपना स्वतंत्र जनाधार बढ़ाने की चेष्टा कर रही है। सभी 40 संगठनिक जिलों में नए अध्यक्ष बनाए गए। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव को पद से हटा दिया गया। अखिलेश यादव वही है, अखिलेश यादव यूपी वाले नहीं, बिहार के अखिलेश यादव की बात कर रहा है। अखिलेश यादव यूपीए काल में राजद नेता थे और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी। उन्हें लालू यादव करीबी नेताओं में गिना जाता था। ऐसे में यह भी माना गया कि उन्हें हटाने के पीछे सोच यही थी कि कांग्रेस लालू यादव राजद से अपनी अलग मजबूत पहचान बनाए। लालू यादव के बारे में यह भी बता दें कि उनकी जो भी डीलिंग होती है वो सोनिया गांधी सीधे फोन पर बात करने के बाद, शायद यही कारण है कि वो कांग्रेस पार्टी द्वारा राज्य में भेजे गए प्रभारियों को कभी भाव नहीं देते।
2021 में लालू यादव ने कांग्रेस द्वारा प्रभारी बनाए गए भक्त चरणदास को भगचोदर कह दिया था। अब आप ही बताएं कि हाल ही में कांग्रेस के वर्तमान प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बीमार लालू यादव से मुलाकात की बताया गया है कि लालू के स्वास्थ्य की वो जानकारी लेने गए थे। अब देखिए, क्षेत्रीय साथियों को डरा रही कांग्रेस और मुस्लिम वोटों पर भी नजर। अब मुस्लिम वोट तो कांग्रेस को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वक्फ का कानून पास किया गया। वक्फ कानून के समर्थन में दिखे हैं कांग्रेस और आरजेडी भी दिखी है, तो क्षेत्रीय साथियों को भी डरा रही है कांग्रेस। कांग्रेस को तो जीतना तो है नहीं, लेकिन खेले न खेले देव, ये काम कांग्रेस जरूर कर सकती है। कांग्रेस या तो उनका जो नंबर है नंबर में बाधा डाल सकते हैं, उनकी राजनीति में खलल डाल सकते हैं। खैर, इन तमाम चर्चाओं के बीच एक चीज तो तय लग रही है, कांग्रेस और राजद में डील फाइनल नहीं हो पाई है। सीट बंटवारे को लेकर बातचीत भी आगे नहीं बढ़ पाई है। दिल्ली में आपकी हार का श्रेय भी कांग्रेस ले चुकी है, भले ही आंकड़े इसकी पुष्टि ना करते हो। यूपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को भाव देना पहले से ही बंद कर दिया, मैंने पहले ही बताया। कांग्रेस अब खत्म हो चली है, ये अखिलेश यादव का कहना। ऐसे में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को ये डर लग रहा है कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो भले वो खुद जीते ना जीते, इन्हें तो वो हरा ही देंगे। एक कहावत है ना जो जनरली बोली जाती है, हम तो डूबेंगे सनम साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। कांग्रेस की अब वही भूमिका रह गई है और इस सिद्धांत पर कांग्रेस चल रही है। और कांग्रेस का पीके से पहले भी नाता रहा। उत्तर प्रदेश और पंजाब में प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए कार्य कर चुके हैं। एक बात उन्होंने कांग्रेस में मेले का अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा उठी, लेकिन फिर सामने आया था कि राहुल गांधी को वो खासा पसंद नहीं है। प्रशांत किशोर ने बिहार में पदयात्रा की है, लोगों से दान भी लिया है, मुसलमानों को भी रिझाया है, लालू और मोदी पर एक साथ हमला बोला है। ऐसे में आश्चर्य ना हो अगर दोनों कल साथ में चुनाव लड़ते हुए भी दिखे। एक टर्मिनोलॉजी है जो आजकल चलता है, जिसको राहुल गांधी संविधान की लाल किताब लेकर हर जगह बातें करते दिखते हैं। दलित, पिछड़ा, संविधान, आरक्षण। आरजेडी से टकराते कांग्रेस के मुद्दे। कांग्रेस के मुद्दे वो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में हलचल मचाते दिखते हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी दोहरा रहे हैं कि पार्टी ने पिछड़ों को प्राथमिकता दी है, अपर कास्ट के लोगों को हटाया है, और राजद प्रवक्ता भी बार बार पिछड़े की रट लगाते रहते हैं। ऐसे में बिहार में उतरकर कांग्रेस का उसी पिच पर खेलने का अर्थ है सीधे राष्ट्रीय जनता दल से टकराव मोल लेना। 9 अप्रैल को गुजरात में पार्टी का अधिवेशन भी होने जा रहा है। बिहार चुनाव से पहले भी इससे भी शक्ति प्रदर्शन के रूप में ही देखिए, वहां भी संविधान, पिछड़ा और आरक्षण की ही बातें की जाएंगी। और राहुल गांधी पिछड़ा करते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस में पिछड़ों का क्या हश्र हुआ है, ये राहुल गांधी को ही पता नहीं होगा। कांग्रेस के दलित अध्यक्ष जिनके कपड़े तक उतारे गए थे, यहाँ तक हो चुका है। और राहुल गांधी जो है वो दलित पिछड़ों की बात करते हैं और कहते हैं कि सवर्णों के अधिकारों को छीन कर उन्होंने दलितों को दिया है। वो क्या कहना चाहते हैं ये तो आप समझ ही सकते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि बिहार में नीतीश कुमार दलितों का उप वर्गीकरण कर महादलित का भी दर्जा दे चुके हैं। वही राज्य मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा एक पिछड़े समाज को ही मिला है, खासकर महिलाओं को। उधर 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली की वो शुरुआत करेंगे। बिहार की राजनीति अभी उसी मोड़ पर खड़ी है जहां कोई किसी को दोस्त नहीं दिख रहा। यहाँ तक कि नीतीश कुमार भाजपा के लिए मजबूरी ही है। उन्हें हाल के कुछ वायरल वीडियोज ने भाजपा की टेंशन भी बढ़ाई है। फिर भी महादलित और महिला वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ है। यही उनके चेहरे की ताकत भी है। और लालू परिवार के भ्रष्टाचार से पीड़ित रहे बिहार में नीतीश कुमार का इस मामले में क्लीन नजर आते हैं। तो क्या इस बार बिहार में एक तरफ भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, एक तरफ कांग्रेस और पीके और एक तरफ राजद और वामदल दिखाई दे सकते हैं? इस त्रिकोणीय लड़ाई में वीआईपी वाले मुकेश सहनी किधर है? मुकेश सहनी बिहार के वो नेता है जो मल्लाहों का वोट बैंक लेते हैं। वो कहते हैं कि इस बार चुनाव में 60 सीटें चाहते हैं। तो इनकी कहानी किधर जाएगी, उसकी रफ्तार कहाँ जाएगी, तो आने वाला समय ही मांगेगा। मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे। कम से कम महागठबंधन में राजद के रहने से तो ये संभव होते नहीं दिखते। और मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर राजद के साथ गठबंधन में जाएंगे तो राजद इन्हें इतनी सीट दे भी सकती है और आने वाले समय में ही सरकार बना भी सकते हैं। और रही बात कांग्रेस की, और रही बात कांग्रेस को बिहार में संजीवनी मिलने की, तो वो बातें बता रही हैं कि अभी कांग्रेस को बहुत मेहनत करना है। इनकी राजनीतिक लड़ाई अभी बहुत कड़ी होने वाली है।
कांग्रेस वो पार्टी है जो कभी एक छत्र राज करती थी देश में, जो कभी बिहार में अपने दम पर सरकार बनाया करती थी, लेकिन जब से समाजवाद का चिन्हारा बुलंद हुआ, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, ये क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, तब से कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों से भी नीचे चली गई है। कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं है। कांग्रेस अस्तित्व है भी तो वो अपने अस्तित्व को मात्र चुनाव में ही देखने को मिलती है। बिहार कांग्रेस का तो आलम ये हो गया था कि वहां पर लोग दिखाई नहीं देते थे। भले ही राहुल गांधी डांडी मार्च करने निकले हो, अपने हिसाब से पदयात्रा करने निकले हो, तो लोग तंत्र तो ये भी कस रहे थे कि उतनी भीड़ तो शव यात्राओं में नहीं होती, तो भीड़ से भी कम लोग इनकी रैली में शामिल हुए थे। उन पर राहुल गांधी पर बराबर तंज कसा जा रहा था। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसी लगी, आपने जरूर बताया। दोस्तों, कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपने सपोर्ट कर सकते हैं, आपने सहयोग कर सकते हैं, आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से आपने सहयोग भी कर सकते हैं, आपने हमारी पत्रकारिता को बल भी दे सकते हैं। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ, इस राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई चर्चा के साथ, नए विश्लेषण के साथ, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, मिलते हैं।